we are going to start with our first lecture of this computer organization and architecture. तो जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा आपका वो है फंक्शनल यूनिट्स, फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, कोई बता सकता है कि फंक्शनल यूनिट्स में कौन कौन से यूनिट्स आएंगे, क्या क्या आएगा फंक्शनल यूनिट्स में? Yes. So these are the three functional units of computer that are input device, then there is an output device, and between them there is a CPU. ठीक है, कोई इनपुट होगा इस पीसी के ऊपर, वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा एंड दैट आउटपुट विल बी प्रोड्यूस थ्रू सीपीयू। अब ये डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स हैं। अब इन फंक्शनल यूनिट्स के बारे में मैंने आपको फर्स्ट जो आपकी लैब थी उसमें भी हम लोग ये स्टडी कर चुके थे कि डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं डिफरेंट इनपुट्स, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, देन योर जॉयस्टिक और any writing, digital writing pad, right? Scanner. Yes, scanner. ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हैं। और आउटपुट डिवाइसेस कौन से होंगे हमारे? मॉनिटर, प्रिंटर्स। Monitor. Yes, so output devices would be mainly हमारा मॉनिटर और प्रिंटर, जो हमें आउटपुट प्रिंट करके देता है। एंड ऑल द थिंग्स दैट आर कैरिड ऑन बिटवीन दीज टू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये क्या होता है हमारा सीपीयू। जब हमने लॉजिकल व्यू ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ा था तब भी हम लोगों ने यही स्टडी किया था कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो सीपीयूज हैं, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज होता है, या वो डेटा किस तरीके से इनपुट एज अ इनपुट यूज होता है और किस तरीके से एज आउटपुट यूज होता है। ठीक है, हम लोग कीबोर्ड से कोई भी इनपुट प्रेस करेंगे, वो इनपुट जो है वो सीपीयू रिट्रीव करेगा एंड फाइनली हमें वो आउटपुट प्रोड्यूस करके दे देगा। दीज आर सम ऑफ द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, राइट। नेक्स्ट जो आता है, जैसे सपोज कि अब इन चीजों में जो आपका फंक्शनल यूनिट्स है उसमें इन तीनों की डिटेल है बेटे। ठीक है, कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस ऑपरेट करते हैं और कैसे हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके देते हैं, राइट। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन फॉर। ये कंप्लीट हो गया, इसकी मेल कर देना, बस बस हो गया। ओके ओके स्टूडेंट, तो continuing to the topic, then we'll come to memory unit.
अब जो हम सीपीयू की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको एक बताया था कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कौन कौन से? एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड योर रजिस्टर्स। ये 3 चीजें होती हैं किसी भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। कौन कौन सी? एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर्स। ठीक है, फॉरगेट अबाउट द मेमोरी यूनिट, विल डिस्कस इट लेटर। ओके, अभी हम सीपीयू की बात करते हैं कि सीपीयू में कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, सीपीयू का जो पहला कंपोनेंट है एएलयू, आई थिंक दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लैब क्लास। एएलयू का फंक्शन क्लियर था सबको? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, how the ALU is responsible for the calculation of the different arithmetic operations and also the different logical operation like NAND and NOR, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो दिस इज हाउ ALU इज बीइंग परफॉर्म। ALU क्या परफॉर्म करता है, ये फंक्शन आपको क्लियर थे बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सीयू और रजिस्टर्स पे। तो देखो कि सीयू और रजिस्टर्स का क्या काम है। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्टर्स की बात करते हैं। अभी फॉर द टाइम बीइंग आप ये चीज मतलब लेके चलो, लाइक सपोज कि मेरे पास कोई भी एक रजिस्टर है मेरा, वो रजिस्टर में मैंने डिफरेंट डिफरेंट डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, मैं उसमें डेटा लिखती जा रही हूँ। अब इट मीन्स ये जो भी मेरे जितने भी 100 एंड 100 पेजेस का अगर ये रजिस्टर है, पता नहीं कितने पेजेस होंगे इसमें, हर पेज पे एक डिफरेंट डेटा है। तो हो सकता है मैंने कोई ऐसा मीन्स रिकॉर्ड यहाँ पर ऐसा रिकॉर्ड मैंने बना के रखा हो, लाइक पेज नंबर अगर मेरा 1 है तो पेज नंबर 1 पे कोई मेमोरी लोकेशन जो है वो 101 से लेकर 150 तक आपको यहाँ मिलेगी। अगर मेरा पेज नंबर 2 है तो पेज नंबर 2 पे मेरी जो मेमोरी लोकेशन है वो है 151 से लेकर 200। पेज नंबर मेरा 3 है तो उससे मेरे पास मेमोरी लोकेशन है, हो सकता है 600 till 650। ठीक है, मीन्स हर एक पेज पे डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड होगा और वो सारा रिकॉर्ड कि कौन से पेजेस पर क्या डेटा स्टोर है, कहाँ पर स्टोर है। अब ये जो मैंने 101 till 150 बताया, ये क्या है? ये डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस है। मीन्स अगर सपोज करो ये मेरी मेमोरी है, तो मैंने आपको शायद उस दिन भी एक एग्जाम्पल करके बताई थी कि उन मेमोरी में होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस। हर एक स्पेस का, हर एक मेमोरी का अलग से नंबर होता है। जैसे ये 101 हो गया, ये 102 हो गया, ये 103 हो गया, 104, so on up to, राइट। अब यहाँ पर इस मेमोरी लोकेशन में, हर एक मेमोरी लोकेशन में कोई ना कोई डेटा स्टोर होता है। हो सकता है वो मेमोरी लोकेशन एम्प्टी हो, उसमें कोई भी डेटा स्टोर ना हो, और ये भी हो सकता है उसमें कोई डेटा ऑलरेडी स्टोर हो। इट मीन्स जब भी हमने कोई न्यू डेटा राइट करना है तो हमें एक ऐसी मेमोरी लोकेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी दैट इज एम्प्टी। अगर वो एम्प्टी है तो वहां पर जाके हम नेक्स्ट डेटा इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे, हम उस टाइम पे क्या सिचुएशन आ जाती है, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग की सिचुएशन कब आ जाती है? ओवरलोड में हम लोगों ने ये मेमोरी लोकेशन पूरी फिल्ड है लेकिन उस पर फिर भी कोई डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस टाइम पे क्या होगा, कोई हो सकता है कोई ऐसा डेटा है जो कि ऑलरेडी जिसका काम खत्म हो चुका है। जब वो खत्म हो चुका है तो उसे मेमोरी में से इरेज कर दिया जाता है। इरेज करने के बाद इट इज दैट स्पेस इज बीइंग रीएलोकेटेड टू अ डिफरेंट एलिमेंट। बात समझ लगी बच्चे मेरी? ठीक है, ये चीजें आपको आप इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो आप डीएसए, है ना? तो डीएसए में भी आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर आउट होंगी जब आप धीरे धीरे, आप ये चीज नोटिस करना बेटा, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ोगे सब सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। कुछ ना कुछ कंसेप्ट हर एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताना था कि ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये क्या होता है। रजिस्टर्स होते हैं अब ये पूरे डेटा को स्टोर करने की जगह। ऑब्वियसली अगर मेरे पास, मैंने तुम्हारा अटेंडेंस रजिस्टर अगर मैंने लगा रखा है तो मैं अपने अटेंडेंस रजिस्टर को ये नहीं नाम दूंगी कि ये बीटेक सीएससी का है। मैं सीएससी के साथ स्पेसिफाई करूंगी कि ये सेक्शन एच का डेटा है। ठीक है, हो सकता है मैंने दूसरा भी रजिस्टर बनाया हो जिसमें मैं लिखूं कि दिस इज द रजिस्टर फॉर
CSC section I. This is a register for CSC section J, and so on. Right? Clear हो गया? So there are different registers in memory as well to store different types of data in different format. बात समझ लगी बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है. अब सेकंड इसमें जो चीज आती है रजिस्टर्स के बाद, अब थर्ड सॉरी ALU हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें सारे अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स होते हैं, वो जो जितना भी काम होता है. कंट्रोल यूनिट CU, that is the third part of CPU. Now CU, that is called control unit. अब कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? कंट्रोल यूनिट ये बताता है, इसमें बेटा डिफरेंट टाइप्स की बसेस आती हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. नेक्स्ट यूनिट्स में ये डिटेल में आएगा आपका किस तरीके से बसेस ऑपरेट होती है. ठीक है. ये बसेस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है. एक होती है डेटा बस, एक होती है कंट्रोल बस, और एक होती है एड्रेस बस. ठीक है. ये चीज आपने याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. कि कंट्रोल यूनिट में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ बसेस होती हैं. कौन कौन सी? डेटा बस, कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस. ऑल्सो दीज 3 आर कोलैबोरेटिवली नोन एज सिस्टम बसेस. इन सबको कोलैबोरेटेड क्या बोल रहे हैं? टुगेदर. अगर हमने इन सबको बताना हो कि विच सॉर्ट ऑफ बसेस आर दिस, दीज आर सिस्टम बसेस. एक सिस्टम में कौन कौन सी बसेस होती हैं? ये हमारी डेटा, कंट्रोल एंड एड्रेस. नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो डेटा बस है वो क्या कैरी करेगी? वो कैरी करेगी डेटा. कंट्रोल बस क्या कैरी करेगी? कंट्रोल सिग्नल. और एड्रेस बस क्या कैरी करेगी? एड्रेसेस. किस तरीके से? देखो, इस तरीके से हमारी बसेस बनी होती है बेटा, कंप्यूटर के अंदर. ठीक है. जैसे जो ये बस है, दिस इज डेटा बस, कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस. ठीक है. ये आपस में इंटर रिलेटेड होती है. इंटर रिलेटेड कैसी है? ऑब्वियसली इन बसेस ने काम क्या करना है? इन्होंने काम करना है, ये जो बस है ये कैरी करेगी डेटा को. ठीक है. जैसे मैंने 2+3 करना है, हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, मुझे 2+3 करना है, तो डेटा क्या है इसमें? 2 and 3. तो ये कंट्रोल बस को 2 और 3 डेटा फेच कर देगी, या फिर ये कोई मेमोरी में से 2 और 3 को फेच करेगी. ऑल्सो जो भी ऑपरेंड है, अगर आप 2 चीजें होती हैं बेटा, एक होता है ऑपरेंड और एक होता है ऑपरेटर. अब क्या डिफरेंस होता है ऑपरेंड और ऑपरेटर में? ऑपरेंड होता है डेटा जो एक्चुअल होता है, जैसे 2 और 3. ठीक है. ये हमारे ऑपरेंड्स है. ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर होता है सिंबल. ठीक है. और कोई भी फंक्शन. ठीक है. अब सिंबल कौन कौन से हो सकते हैं? अगर प्लस, यहाँ इस केस में क्या है? ऑपरेटर प्लस. या फिर क्या हो सकता है? डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, मॉड. ये डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं. या फिर हो सकता है मैंने किसी को ये कॉमा, इस कॉमा को भी नहीं आप यहाँ ले सकते ऑपरेंड में. कॉमा भी यहाँ पर कैलकुलेट होगा बिकॉज दैट इज अ सिंबल. ठीक है. कोई डॉट है, दैट इज अ सिंबल. राइट. तो जितने भी डेटा होता है, अगर मैंने सपोज यहाँ पर लिखा होता A and B, it means A and B, these are my operands. And what is the operator? And. बात समझ लगी उससे? ठीक है. तो वो डेटा जो है, वो डेटा बस हमारा सिर्फ डेटा कैरी करती है. कंट्रोल बस ये बताती, अच्छा एड्रेस बस की बात करते हैं पहले. एड्रेस बस हमें ये बताती है, अब ये जो डेटा है 2,3, ये कौन सी मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है. हो सकता है 2 जो है वो किसी उसकी मेमोरी लोकेशन है 100006.
ठीक है, 3 की मेमोरी लोकेशन है 314, क्योंकि मेमोरी लोकेशन आपको पता भी नहीं होगी कि उनका काउंट क्या होता है मेमोरी का, ठीक है, वो किसी ऐसी लोकेशन में पड़ा हुआ है। तो ये क्या होंगी उनकी मेमोरी लोकेशन। इस मेमोरी लोकेशन में से ये डेटा जो है वो फेच किया जाता है। जब ये डेटा फेच होगा तो अल्टीमेटली कंट्रोल बस का काम क्या होगा कि भाई अब इस डेटा को मैं कहाँ लेकर जाऊं, ठीक है। कंट्रोल बस क्या करेगी, कंट्रोल बस रिस्पॉन्सिबल होती है उस डेटा को कि मैंने वो डेटा ALU को पास करना है या मैंने वो डेटा रजिस्टर को पास करना है। रजिस्टर को वो कंट्रोल बस क्यों नहीं पास करेगी, क्योंकि अभी इस डेटा के ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा, अभी वो ALU को पास करेगी क्योंकि उसने एक और सिंबल को डिटेक्ट किया कि जो प्लस था वो एक सिंबल था। अब ALU ये देखेगा कि हाँ ये 2 और 3 दो डेटा आया मेरे पास और उस डेटा के साथ एक सिंबल भी आया दैट इज प्लस, तो वो इन दोनों को ऐड कर देगा, बाकी काम इसका है, ठीक है। तो ये बसेस क्या होती हैं, ये बसेस आपस में डेटा को रेगुलेट करती हैं, मतलब किस तरीके से कोई कंट्रोल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। तो जो CPU है ना बेटे, CPU सारा काम खुद से नहीं करता, मतलब ये नहीं है कि हमने उसमें कुछ डाला अपने, मतलब CPU को ही ऐसा आप ये कह दो कि हाँ भाई वो तो एक मदरबोर्ड होता है, मेन जो CPU है दैट कंसिस्ट ऑफ मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड का काम है जी ये पर सब कुछ ये काम कर देना, नहीं, उसके अंदर भी कैटेगराइज करके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि इंडिविजुअल वर्क हर एक कंपोनेंट को दिया जाता है ताकि वो उस काम को पूरा कर पाए, जो उसको एलोकेटेड मींस वर्क है वो उस वर्क को ही करे। जैसे ALU ने सिर्फ अर्थमेटिकल लॉजिकल काम करना है, रजिस्टर्स ने स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग का काम करना है, कंट्रोल यूनिट ने कंट्रोल पास करना है बिटवीन ALU एंड रजिस्टर, इस तरीके से। बात समझ लगी बच्चे? ये बसेस को और डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट? क्लियर हुआ इतना बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ नेक्स्ट, फिर हमारे पास, हम अगर कहते हैं कि कंट्रोल यूनिट है, वैसे ही हमारे पास मेमोरी यूनिट भी होता है कंप्यूटर में। अगर फंक्शनल यूनिट्स की ही बात करें, हमने इनपुट की बात की, आउटपुट की बात की, CPU की बात की, तो अब हम एक बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। अब मेमोरी यूनिट में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये जो मैं M/M लिखती हूँ बेटा, ये आप जब इंजीनियर बन जाओगे तो आप ये छोटी एब्रीवेशन याद कर लोगे एकदम से कि मेमोरी को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो दिस मतलब इससे कंफ्यूज नहीं होना ये मैम M/M क्या लिखती है, तो M/M मीन मेमोरी, राइट। तो मेमोरी यूनिट जो है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मीन डिवाइडेड है। डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी हमारे पास होती है। सबसे पहले होती है प्राइमरी मेमोरी, देन यू हैव योर सेकेंडरी मेमोरी, देन यू हैव कैश मेमोरी, ठीक है, देन यू हैव ALU। जस्ट होल्ड ऑन, हेलो सर, लेक्चर चल रहा है मेरा, लेक्चर चल रहा है। हाँ हाँ, आप मुझे पिक क्लिक करके भेज दो एलोकेशन से, मैं देख लेती हूँ। हाँ उसका BBA का ना, BBA का ऐसे कैसे हो सकता? हाँ हाँ हाँ, ये मिस्टर सौरभ गुप्ता ने किए, कोई बात नहीं, करने दो, अब गलतियां तो होंगी। ओके, तो मेमोरी में आपकी आ जाती है बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैश मेमोरी, ठीक है। अब ये प्राइमरी मेमोरी का क्या मतलब है, सेकेंडरी मेमोरी का क्या मतलब है? प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। आपने इसका नाम सुना होगा मेन मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी, या फिर आपने नाम सुना होगा रैम। अब रैम तो सबने सुना होता है, रोम एंड रैम, यू नो दैट? Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. हमने लैपटॉप खरीदना है, हम कितनी रैम का खरीदे, क्या मतलब होता है इसका? अच्छा, एक और चीज बेटा, आप लोगों को ये पता है कि हमेशा जैसे हमारी कोई भी मेमोरी है, चलो उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं मेन मेमोरी के बारे में बताऊं। मेन मेमोरी मतलब रैम, रैम मतलब
रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट? तो रैंडम एक्सेसिबल मेमोरी क्या होती है हमारी, बताओ, किसी को पता है? मैम जहाँ पे टेम्परेरीली डेटा स्टोर होता है, लाइक कोई प्रोग्राम रन हो रहा है तो उसको जो मेमोरी चाहिए, तो जब तक वो रन हो रहा है तो वहां पे डेटा स्टोर होता है रैम में, और फिर बाद में वो इरेज हो जाता है। रैम में तब तक ही डेटा स्टोर होगा जब तक आपके कंप्यूटर की पावर ऑन है। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को पावर स्विच ऑफ करते हो, टर्न ऑफ करते हो, साथ में ही आपकी जो भी कंटेंट आपका रैम में स्टोर हुआ है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्राइमरी मेमोरी या फिर रैम मेमोरी जो होती है वो वॉलेटाइल इन नेचर होती है। वॉलेटाइल का मतलब कि इट डज नॉट रिटेन इट्स कंटेंट व्हेन इट इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, कि ये नहीं है कि जो डेटा है उसमें दोबारा से आएगा, या फिर हमने जो भी काम किया है, अब देखो इसमें इस कंप्यूटर पे मैं ये काम कर रही हूँ, आपका जो पेंट में मैं आपको लिख के बता रही हूँ, तो ये कहीं ना सेव हो रहा होगा साथ के साथ। लेकिन जैसे ही मैं इसका स्विच ऑफ करूँ, शट डाउन करूंगी इस पीसी को, तो ये सारा डेटा जो भी हम काम कर रहे हैं, या जो मैं आपको ये कॉल कर रही हूँ, ठीक है, हमारी कॉल चल रही है, या फिर आप कह दो कि ये पेंट में जो मैं लिख रही हूँ, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। ठीक है, बात समझ लगी बच्चे? तो दिस इज योर रैम मेमोरी। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट जो होती है वो आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी तो ये हो गया कि भाई कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है वो तो उसकी मेन मेमोरी हो गई, ठीक है, जिसे हम डिफॉल्ट मेमोरी कहते हैं। जैसे आप एक फोन की एग्जांपल ही ले लो, तो फोन में कहती हूँ कि भाई मैंने ना 128 GB का लिया है, मीन्स 128 GB जो है वो मेरी इंटरनल स्टोरेज है। इंटरनल स्टोरेज मतलब फोन की खुद की स्टोरेज, ठीक है। और आप उसके साथ एक्सटर्नल स्टोरेज भी लगा सकते हो, तो वो एक्सटर्नल स्टोरेज किसमें आएगी? सेकेंडरी मेमोरी में। बात क्लियर हुई बेटे? बात क्लियर हुई सबको? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टोरेज मतलब कि कोई मैं एक्स्ट्रा मेमोरी अब उसको दे रही हूँ कंप्यूटर को स्टोर करने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा मेमोरी कौन कौन सी होगी? आपकी डिस्क हो जाएंगी, ऑप्टिकल डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है, मैग्नेटिक डिस्क है, आपकी यूएसबी है, ये सारी ये जितनी भी मेमोरीज हैं, दीज आर ऑल योर सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, और हमारी जो तीसरी होती है वो होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी क्या तो होती मैम है? डुप्लीकेट्स बन जाते हैं कई बार जब हम हाँ, कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन चलाते हैं। हाँ, और कैश एक वो मेमोरी है जो टेम्पररी फाइल स्टोर होती हैं, जिससे कोई एप्लीकेशन है एकदम क्विकली रिट्रीव कर सके, इससे टाइम कम लगे। यस, ये कैश मेमोरी जो होती है उसमें जो अगर मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ तो दैट इज एक्सेस एट मच फास्टर स्पीड देन एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी जिसको हम बोलते हैं। अगर आप लोगों ने अपने फोन में भी, अगर आप कहते हैं ना मेमोरी हमारी फिल हो गई है, तो अगर आप उसमें से कैश मेमोरी को डिलीट कर दो, जो आपकी टेम्प फाइल्स होती हैं, तो आपकी मेमोरी स्टोरेज रिलीज हो जाती है, मीन्स आपकी मेमोरी स्टोरेज बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो भी हम काम कर रहे हैं उन सब की एक कॉपी बनती जा रही है एक टेम्प फोल्डर में, TEMP। तो दिस टेम्प फोल्डर इज कॉल्ड टेम्परेरी फोल्डर। तो अगर हम इसे डिलीट कर देते हैं तो हमारी जो कैश मेमोरी है वो हमारी डिलीट हो जाती है। ठीक है बेटा, तो बेसिकली अगर हमें कोई काम करना है, हमें उसमें अपना जो एग्जीक्यूशन टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम मतलब जो काम मीन्स अगर हम कोई एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई प्रोसेस कर रहे हैं, अगर मुझे उसका एग्जीक्यूशन रेट इंक्रीज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी कैश मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा ताकि वो काम जल्दी से जल्दी हो जाए। बात समझ लगी बच्चे? यस मैम। एक चीज याद रखना बेटे, आपकी अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो कि जो हमारी मेमोरी होती है, चलो हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेके जाते हैं, जो आपकी यूएसबी है, ठीक है, वो हमेशा या तो 2 GB की होगी, 1 GB से स्टार्ट होती है, 1 GB, 2 GB, देन 4 GB, देन योर 8 GB, 16 GB, 32 GB। ये बीच वाले नंबर्स कहाँ जाते हैं भाई?
कोई बता सकता है? मीन कोई यूएसबी 3 GB की क्यों नहीं होती, या फिर 6 GB की क्यों नहीं होती? ऐसे ही नंबर क्यों होते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128 524, ऐसी क्यों होती है? कोई बता सकता है? यूएसबी तो सबके पास होगी, पेन ड्राइव होती है सबके पास। अब डोंट से मी कि मैम हमने तो कभी पेन ड्राइव नहीं देखी। हाँ, Yes, पेन ड्राइव ma'am. है ना सबके पास, इवन की फोन भी है सबके पास, लैपटॉप भी है सबके पास। तो जो, चलो यूएसबी की बात छोड़ो, अगर हम नॉर्मली भी मेमोरी देखते हैं, चाहे वो फोन की मेमोरी हो, चाहे वो किसी पीसी या लैपटॉप की मेमोरी हो, तब भी हम ये सेम सीरीज ही उठाते हैं कि मतलब अगर कोई फोन की मेमोरी है, या तो वो इंटरनल रैम, प्रोसेसर जो है उसका 2 GB का है या 4 GB का है, रैम जो है उसकी वो 8 GB की है या 16 GB की है। ये बीच वाले नंबर कहाँ जाते हैं? ये मतलब ये 3 और 5, 3 कहाँ गया, यहाँ 5 6 7 कहाँ गया, या 9 10 11 12 13 15 तक कहाँ गया? मैम यस। मैम मे बी मैम बिट्स की वजह से, क्योंकि मैम बिट्स को तो हम हाफ तो ऐड आउट नहीं कर सकते। बेटा यू आर नॉट ऑडिबल, क्या बोल रहा है? मैम बिट्स की वजह से। ब्रिज की वजह से? विच सॉर्ट ऑफ मैम ब्रिज? बिट्स बिट्स मैम बिट्स 0 1। अच्छा, बिट्स की वजह से, ओके, बिट्स की वजह से क्या होता है बताओ? हम हाफ बिट्स तो हम ऐड आउट नहीं कर सकते ना किसी भी मेमोरी लोकेशन पर, फॉर या एग्जाम्पल, मेमोरी जब हम मैन्युफैक्चर। फॉर एग्जाम्पल जस्टिफाई करो, ये बिट्स जो आपने वर्ड बोला है इसको जस्टिफाई करो बेटा, कैसे बोल रहे हो? हाफ बिट्स को कैसे ऐड ऑन नहीं कर सकते? कौन सी हाफ बिट्स? व्हाट सॉर्ट ऑफ हाफ बिट्स? और किसी के पास आंसर है? Like computer only understands binary language. That's why. कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, देन तो आई हैव अ जो यूनिट वाली डिजिट होती है वो पावर की 2 होती है शायद, लाइक 2 की 4, 2 की पावर 3 8 ऐसे। बाय लाइक मैम 2 की समथिंग टू द पावर n, वेयर एंड मतलब जो n है वो मतलब क्या कहते हैं, कोई सा भी नंबर हो सकता है, तो मतलब 2 4 8 बाइनरी ये सब में ही आएंगे। ओके, और कोई? और कोई? बाकी बच्चे बस मेमोरी देख के खरीद लेते हो, अरे इसकी तो मतलब 128 या 256 मेमोरी है, चलो सही होएगा, ये तो ज्यादा मेमोरी वाला है। क्यों होता है बेटा ऐसे? सर लेक्चर चल रहा है मेरा, लेक्चर चल रहा है। क्या सीन है, आपने एलोकेट किया था? हम्म
यस बेटे, बेटा इसका आंसर है कि जो कंप्यूटर है वो हमेशा, मैंने आपको कल भी बताया था कि कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी। Binary. बाइनरी मीन्स 2, ठीक है। तो जब भी जो मेमोरी है वो हमारी मेमोरी जो है वो 0 से लेकर हम कितनी भी उसको एलोकेट कर सकते हैं, तो वो हमेशा 2 की पावर में होती है, 2 की पावर n। एक स्टूडेंट ने बिल्कुल सही बोला था, लेकिन आपको ये चीज का रीजन पता होना चाहिए। बेटा ये 2 की पावर n है तो सही, ये है क्या 2 की पावर n? वाई इट इज रिटन एज 2 की पावर n? ठीक है, तो हमेशा जो मेमोरी होती है, क्योंकि कंप्यूटर ऑलवेज अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, बाइनरी कोड उसे समझ लगता है। और अगर देखो, अब एक और चीज, यहाँ पर 2 चीजें चलती हैं। बाइनरी का मतलब है या तो ट्रू है या फॉल्स है। कंप्यूटर में उसे ट्रू फॉल्स कहते हैं, या फिर उसको ऑन ऑफ सिचुएशन बोलते हैं, या फिर उसको हम 1 and 0 बोलते हैं, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट वैल्यूज विच आर बीइंग एसोसिएटेड विद द बाइनरी थिंग, राइट। तो इसीलिए जब भी हमने कोई अगर मेमोरी की एलोकेशन देखनी है तो मैं कहूंगी कि 2 की पावर 0, तो एनी नंबर टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो पहली मेरी जो मेमोरी आई वो कौन सी आई, 1 GB, 1 MB, जो भी आपको यूज करनी है। उसके बाद नेक्स्ट 2 की पावर 1, तो इट मीन्स नेक्स्ट विल बी 2 GB। नेक्स्ट 2 to power 2, 4 GB। 2 to power 3, that is 8 GB। 2 to power 4, 16 GB, and so on। बात समझ लगी बच्चा? ठीक है, तो इसी कारण हम बोलते हैं कि जो आपकी मेमोरीज है वो आपकी मेमोरी बाय इट इज ऑलवेज इन दिस फॉर्मेट, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB। so it is always in a format of 2 to the power, right? नेक्स्ट जो आता है नेक्स्ट कम्स योर दिस थिंग आउट। हमने इनपुट की बात कर ली, मेमोरी की बात कर ली, अब हम ALU की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, एंड आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट का आपको पता होगा, ऑलरेडी आपको पता ही है, मॉनिटर्स आते हैं, द devices from which we can retrieve the outputs are called the output unit, ठीक है। तो monitors आ गए, printer आ गए, means those devices that can give us the printable format or the final output or the final result of something, तो वो हमारे क्या आ जाते हैं, output devices। Got it? So these are different functional units of computer। ठीक है बेटे? Yes, ma'am. Okay. So this is all for today. Rest will continue tomorrow, ठीक है? I think like 2:30 तक है या sorry 2:40 तक है लेक्चर, 10 मिनट है हमारे पास। Sorry 2:30। Okay. So next topic is, काफी हो गया या आगे करवा दूं, बताओ बेटे? Yes, ma'am. काफी है आज के लिए या आगे कंटिन्यू करें? काफी है। काफी है। Yes, ma'am. रेस्ट आर Yes. एट रेस्ट। Yes, ma'am. काफी है sir। काफी। काफी अब 10 मिनट है ना, अटेंडेंस ले लो मैम, 10 मिनट रह गए तो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेसिक ऑपरेशन कंसेप्ट कल करेंगे।